माँ, आखिर ऐसी कौन-सी बड़ी मैंने ख्वाहिश कर दी कि आप पूरी नहीं कर सकतीं? देखो बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना कि ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अब मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। रमेश लगातार अपनी माँ को मनाने में लगा होता है। इस तरह से वो गुस्से से घर से चला जाता है और एक पार्क में बेंच पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर एक लड़की वहाँ पर आकर बैठती है उसके साथ और उससे बातें करने लग जाती है। क्या हुआ? आज फिर लगता है घर वालों से लड़ाई होगी जो गुब्बारे की तरह मुँह फुला के बैठे हो। हाँ श्रुति, अब मैं कब से माँ को मना रहा हूँ लेकिन वो मान ही नहीं रही। मुझे लगता है कि अब हमें ही खुद अपने बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। वो दोनों, रमेश और प्रीति, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से वो दोनों मंदिर में जाते हैं और खुद ही शादी कर लेते हैं। रमेश शादी करने के बाद जब प्रीति को घर लेके जाए तो उसकी माँ देखकर बहुत गुस्सा होती है। ये क्या किया तुमने रमेश? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और इस गरीब घर की लड़की को तो मैं कभी बहू नहीं मानूंगी, और अब तुम लोगों को मैं इस घर में भी नहीं रहने दूंगी, जहाँ भी रहना है रहो। उसके बाद सुनकर सारे परिवार वाले वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। रमेश का बाप को बहुत गुस्सा करता है और घर से निकाल देता है। दोनों, रमेश और प्रीति, घर से चले जाते हैं। पीछे से रमेश के छोटे बहन भाई अपनी माँ और बाप को समझाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनते। उसके छोटे बहन भाई बहुत अच्छे होते हैं, जो कि अपने भाई की साइड लेते हैं, लेकिन उसके माता पिता उनकी भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ रमेश और प्रीति एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक छोटा सा घर कच्चा पक्का ही जो थोड़े से किराए पर मिल जाता है, क्योंकि रमेश के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। देखो भाई, अब इतने से पैसों में तो आपको यही घर ही मिलेगा। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही ठंड में बैठे होते हैं। उनके घर में कोई भी चीज़ नहीं होती, ना तो कुछ बनाने को, ना तो कुछ खाने को, और ऊपर से ठंड। तभी श्रुति रमेश से कहती है, देखो रमेश, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब हमारे पास रहने को भी कोई सामान नहीं है। तभी श्रुति उठती है और थोड़ी सी लकड़ियाँ पड़ी होती है, जिनसे वो आग जलाकर बैठ जाती है, और दोनों ही आग पर हाथ सेकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्माइश मिलती है। और वो रमेश अगले दिन काम पे चला जाता है। वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता होता है, लेकिन फिर भी रमेश के पास वो पैसे कम होते थे कि वो घर को चला सके। इस तरह से अगले ही दिन श्रुति सिर्फ चावल लेके बैठी होती है, और कुछ भी नहीं होता खाने में, तो वही चावल उबाल देती है। ये क्या श्रुति, कम से कम तो दाल खा जाते हैं। आपको पता है कि अभिनेता बनाने को यही चाहिए, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? वो भी श्रुति को समझता होता है, लेकिन श्रुति भी उसका साथ देती है। आप फिक्र ना करें, देखना हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, आप खा लो खाना। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन श्रिया की नंद और देवर उसके घर आते हैं। श्रिया उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे पिंकी, बैठो, तुम्हें तुम दोनों के लिए भी कुछ खाने को लेके आती हूँ। उसके घर में ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, हल्के से दूध की चाय बनाकर और थोड़े से साथ बिस्किट रख के वो अपने नंद और देवर को देती है। मेरे पास देने को ज़्यादा कुछ तो नहीं है, आप के लिए इतना ही है। कोई बात नहीं भाभी, हमारे लिए आपका प्यार ही काफ़ी है। हम जानते हैं कि आप और भाई कब से एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुन रहे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चलते हैं। वो अपने भाई के घर के हालात देखते हैं और साथ ही राशन वाली दुकान पर जाते हैं। भाई, आप एक काम करना, साथ वाले घर में कुछ राशन भिजवा देना, मैं पेमेंट आपको भी कर देता हूँ। उसके बाद दुकानदार कुछ राशन लेकर श्रिया के घर जाता है। श्रिया समझ जाती है कि ये उसके देवर नंद का काम है। अगले दिन श्रिया अपने पति के लिए तड़के की दाल और साथ में सब्ज़ी भी बनाती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। शाम को जब वो अपने पति को खाना देती है तो, अरे श्रिया, घर में तो कुछ नहीं था बनाने को, इतना कुछ कहाँ से आ गया? ये सब पिंकी और राजू का काम है। मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन वो लोग माने नहीं, और को काफ़ी सारा राशन हमारे घर तक छोड़ गए। अरे हाँ, वो दोनों इस तरह से ही नटखट हैं। कोई बात नहीं, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगले दिन श्रिया के घर उसकी पड़ोसन आती है और कहती है, अरे मुझे तुमसे काम था। क्या हुआ? आपको क्या काम हो गया मुझसे? जैसे हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आपको खाना बना दूँगी। बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो श्रिया को अपने घर ले जाते हैं। श्रिया दाल चाव करती है और उसके बाद काफ़ी सारे खाने बना देती है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह, तुम तो दाल बहुत अच्छी बनाती हो, तुम्हें तो दाल का ठेला खोलना चाहिए और दाल सेल करनी चाहिए, दाल रोटी। अरे ये तो आइडिया आपने अच्छा दे दिया, अपने अपने पति से बात करूँगी इस बारे में। तभी वो पड़ोसन से उसको ये आइडिया मिलता है, वो अपने पति से बात करती है। ठीक है, तुम कर लो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, अगर कोई भी परेशानी होगी तो तुम ये काम छोड़ दोगी, बिल्कुल भी नहीं करोगी। तभी श्रिया कहती, अरे हाँ हाँ बिल्कुल। तभी श्रिया साथ ही कबाड़ वाले के पास जाती है और वहाँ से पुराना ठेला ख़रीदती है, और उसके बाद उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं बर्तन खरीदने के लिए। तो तभी वही पड़ोसन वो उसे अपने घर से कुछ बर्तन भी ला कर दे देती है।
जिसकी वजह से श्रिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले दिन श्रिया अपना ठेला लगाकर बाज़ार में बेचने के लिए जाती है। वो गली-गली आवाज़ दे रही होती है लेकिन कोई भी नहीं आ रहा होता। इससे अच्छा कि मैं बाज़ार में ही ठेला लगा लूँ। उसके बाद वो बाज़ार में एक जगह पर जाकर अपना ठेला लगा लेती है। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है और कहता है, अरे दीदी, एक प्लेट लगा दो, दाल बाटी मिर्ची और मुझे चावल के साथ थोड़ी सी दाल दे दो, अगर अच्छी लगी तो और लूँगा वरना नहीं। तभी वो एक प्लेट बनाकर उसको देती है। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करता है। और इसी तरह 2-4 ग्राहक उसके पास और भी आ जाते हैं। सबको प्रिय श्रिया के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी श्रिया का पहला दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। शाम को वो अपने पति को बताती है कि आज कुछ ग्राहक आए, ज़्यादा तो मुनाफा नहीं हुआ लेकिन जितने भी ग्राहक हैं इनको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। इस तरह से श्रिया ने अपनी मेहनत को जारी रखी और उसके पास रोज़ ही कोई ना कोई ग्राहक आते रहते थे और उसके हाथ की बनी दाल सबको पसंद आती थी। ऐसे ही उसके बहुत सारे ग्राहक बन गए थे। अब श्रिया का काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि अब उसको काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है और उसके पास काफ़ी सारे पैसे भी जमा हो चुके थे। इस तरह से कुछ दिन गुजरते हैं और फिर श्रिया का पति भी फैक्ट्री से काम से होकर श्रिया के काम में उसकी मदद करता है। दोनों पत्नी पत्नी मिलकर ठेला चलाते हैं और काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। उसके बाद उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे वाह भैया भाभी, हम दोनों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोगों को इतनी तरक्की करते देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले दिन श्रिया अपने नंद और देवर की मदद से एक ढाबा खरीद लेती है और अपने पति को सरप्राइज़ देती है। उसके बाद श्रिया अपने नंद और देवर और पति से बात करती है और अपनी सास को खुद बुलाने के लिए जाती है। पहले तो उसकी सास उसे देख के गुस्सा करती है। जब वो अपने कारोबार का बताती है तो उसकी सास हैरान हो जाती है। तभी वो इनविटेशन दे के चली जाती है। तभी अरे देखे तो सही, अगर ये झूठ भी बोल रही है सच बोल रही है। तभी वो दोनों शाम को जब इफ्तिताह होता है ढाबे का तो दोनों पहुंच जाते हैं। श्रिया अपने सास और ससुर से ही उसका इफ्तिताह करवाती है। उसके बाद ये सब कुछ देखकर उसकी सास और ससुर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी सास श्रिया से माफ़ी मांगती है और श्रिया उनको माफ़ कर देती है। उसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लग जाता है।